नमस्कार दोस्तों, जयराम जी की कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बरकरार कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है। एग्जाम के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं। आप चाहे पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे तो एग्जाम से जस्ट पहले आखिरी बार पढ़ रहे हो, क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ये मेरी गारंटी है। आप केवल तहे दिल से बैठिए हमारे साथ, मेहनत करते रहिए हमारे साथ, बाकी टेंशन मेरी है। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया। फिर बता दूं दोस्तों मैं कि मेरी जो क्लासेस होगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। दोनों के लिए मैंने मैटर अवेलेबल किया है, दोनों के लिए मैंने मेहनत करी है, चाहे वो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम हो, चाहे वो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम हो। जिस भी चैप्टर में इस टॉपिक का नाम आएगा, जिस भी बुक में इस टॉपिक का नाम आएगा, वो आप देख सकते हो। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों। जब भी कोई कंपाउंड रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है या फिर कोई नया उत्पाद बनाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट से क्या बन जाना, प्रोडक्ट का बन जाना, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन की बात करें, ए केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर देन रिएक्टेंट्स फॉर्म टू और मोर देन या वन और मोर देन कंपाउंड और प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तब होती है दोस्तों जब एक या अधिक अभिकारक या फिर एक या अधिक यौगिक, एक से अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो कोई ए है, फिर बता दूं मैं आपको कि दोस्तों ये ए और बी है, मान लो ये बना रहे आपके पास सी। तो ये जो होते हैं, जो मिल रहे होते हैं, जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। ठीक है, बाद में जो हमारे को मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। हिंदी वाले इसको उत्पाद बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों। जब भी फिजिकल चेंज होगा, तो फिजिकल चेंज का मतलब है या तो उसकी शेप चेंज होगी या फिर उसकी साइज चेंज होगी। उसका जो केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल कंपोजिशन जो है ना, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि रासायनिक चेंज नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, या फिर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी कि आपको कोई नया उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, नया उत्पाद बनता है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में ऐसा इनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको केवल बेसिक के लिए पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, उसमें क्या क्या हो सकता है, हमें क्या क्या वहां पे चेंजेस नजर आ सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कोई गैस बन सकती है, गैस का बनना। ठीक है, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन का मतलब है दोस्तों कि तापमान कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है
तो आपके पास क्या बन सकता है, प्रोडक्ट के साथ साथ में कोई प्रेसिपिटेट यानी कि कोई अवक्षेप का बन सकता है। अवक्षेप क्या होता है, ये दोस्तों अवक्षेप या प्रेसिपिटेट का मतलब होता है नॉन सॉल्यूबल पार्ट, या फिर कोई कलर में चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन यानी कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अर्थात कि सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस, ये चेंजेस भी हो सकते हैं। आगे हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो बेसिक आप समझ लो कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है। सबसे पहली टाइप जो है दोस्तों वो है कॉम्बिनेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं दोस्तों, एडिशन रिएक्शन, या हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई दो रिएक्टेंट होंगे और मिल करके प्रोडक्ट एक बनाएगा। इसकी पहचान यही है कि जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन। और वियोजन में क्या होता है कि जो संयोजन है ना उसका अपोजिट है ये, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है, इसमें एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन कहते हैं इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आता है एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी, प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण, और एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी। ठीक है, ये 6, 7, 8 टाइप है जो आपको पढ़ने हैं। आगे है, ये वर्ड इक्वेशन कहां से आ गई यार, ठीक है, एक रेडॉक्स भी रिएक्शन है, पिछले पार्ट में ही था वो, उसमें ऐड कर लो, है ना। एक बोल सकते हो आप कौन सी, रेडॉक्स, हिंदी में भी रेडॉक्स को आप रेडॉक्स ही बोलोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे बात करें वर्ड इक्वेशन की। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि आपको किसी भी इक्वेशन को राइट करने के लिए या किसी भी रिएक्शन को राइट करने के लिए उसके सिंबल्स को काम में नहीं लेना, आपको केवल क्या काम में लेना है, आपको केवल वर्ड राइट करने। जैसे मैं बोलता हूं कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये वर्ड इक्वेशन है। इससे को अगर आप केमिकली फॉर्म में लिखोगे तो सोडियम को अपन क्या लिख देते हैं, सोडियम को अपन लिखते हैं दोस्तों NaCl को Cl2 लिखते हैं क्लोरीन को, और क्या बन जाता है NaCl। तो ये इसकी क्या होगी, ये होगी वर्ड इक्वेशन और ये होगी सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करें, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग कैसे होगा, जैसे मान लो आपने ना H2 + O2 मिलाया और क्या बनाया, H2O बनाया। ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब इसको और बेटर तरीके से अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, H2 हाइड्रोजन अगर गैस है तो यहां ब्रैकेट में G लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस है यहां ब्रैकेट में G, H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो यहां पे L लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो आप काम में ले सकते हो। अगर कोई गैस है तो गैस के लिए सिंबल G लगाते हैं, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो L सिंबल राइट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। अगर सॉलिड कहीं पे कोई बन रहा है आपके पास तो ब्रैकेट में S लिख देते हैं। अगर कोई चीज एक्वस फॉर्म में है तो उसको AQ लिख देते हैं। ये वर्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ मेथड है। ठीक है, कुछ किसी केमिकल रिएक्शन को अच्छा बनाने का ये तरीका है। फिर आता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन।
इसको रहने दो अभी ना आप। अरे यार कहाँ गया, इसको रहने दो अभी ना आप। ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है कि मैटर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है। इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप ये जानते हो कि उसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन उसमें कहानी क्या होती है दोस्तों, ये लॉ ये कहता है कि आप मास को ना तो बना सकते हो ना ही उसको अपन खत्म कर सकते हैं, यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हाउएवर मास कैन बी ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म, यानी कि आप मास को या द्रव्यमान को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको आप ना तो पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो और ना ही आप नया द्रव्यमान नया मास बना सकते हो, ठीक है। अब इसी लॉ को फॉलो करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा ये, जिसको क्या बोलेंगे अपन, बैलेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाई वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। व्हाई ए रिएक्शन इज नेसेसरी, व्हाई ए बैलेंस रिएक्शन इज नेसेसरी, तो उसका रीजन क्या है, टू अप्लाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वी बैलेंस ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि उसमें कौन सा नियम लागू हो जाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाए। अब किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करोगे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस आप कैसे करोगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को, जैसे कि मान लो मैंने लिया H2, मैंने क्या लिया दोस्तों, H2 लिया, फिर इसकी O2 से रिएक्शन करवाई और क्या बना दिया मैंने, H2O। अब दोस्तों आप ये देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का मास होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन का मास इधर है उतना ही ऑक्सीजन का मास इधर होना चाहिए। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए मैं अब छोटी सी टेबल बनाता हूँ, ठीक है। कैसे पढ़ोगे आप इसको, आप इसको कुछ इस तरीके से पढ़ो या इस तरीके से सीख लो। इधर तो आप क्या लिखोगे, या एटम लिख दो या मॉलिक्यूल लिख दो। आपके पास दो है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन है, केवल दो ही है ना इसके अंदर। अब इधर लिखो रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं, प्रोडक्ट में भी दोस्तों हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट में केवल एक ही एटम मौजूद है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे आप, सिंपल समझो, मैं इसको फिर से लिख देता हूं अच्छे से। H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O। सबसे पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों, इसके अंदर यहां कोई छेड़खानी नहीं करनी, या मैं ऐसे बताऊं आपको, इनको बॉक्स में बंद कर दो। जो भी चेंजेस करने हैं इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना आपको, चेंज केवल करना है आपको बॉक्स के बाहर। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अब इसको 2 करना है हमें, तो दोस्तों इसको 2 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट वाला ऑक्सीजन यही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा इसके बाहर चेंज करना, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप देखो दोस्तों कि ऑक्सीजन के साथ साथ कौन लपेटे में आ गया, हाइड्रोजन भी लपेटे में आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 4। कितना हो गया, 4।
अब जब ये 4 हो गए तो इधर तो 2 ही है रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन, इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 2 से। किसको, रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को, रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2H2 + O2 और क्या बन गई 2H2O। ये रिएक्शन है दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट मेरे ख्याल से आपको किसी को नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो दोस्तों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास आएगा दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो एडिशन रिएक्शन, इसको आप और क्या बोल सकते हो दोस्तों एडिशन, और हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, होती क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो आराम से बिना चिंता के। ठीक है, मनोरंजन के साथ फुल मस्ती के साथ पढ़ो बिना टेंशन के। In a combination reaction, 2 or more than 2 compounds reactant and make one single product to give one single product। यानी कि कहने का मतलब ये है A और B या फिर B से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मिलकर के क्या बना देंगे केवल एक, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी कौन है रिएक्टेंट है वो क्या बनाएंगे, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बना दे तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया या फिर योगशील अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले इसको संयोजन या फिर योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास दुनिया भर के भरे पड़े हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया, H2 + O2 क्या बना रहा है H2O। देखो ये 2 प्रोडक्ट है, एक बन रहा है Na + Cl2 2NaCl। देखो एक ही बन रहा है प्रोडक्ट, ये एक ही तो है, सिंगल ही तो। इसको 2 मत बोल देना कि Na बन रहा है Cl ही बन रहा है, नहीं नहीं, ये पूरा एक ही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, साधारण लवण या नमक बोल सकते हो। पहला टाइप कंप्लीट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और क्या बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है दोस्तों वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि आपने पढ़ा एडिशनल रिएक्शन में या फिर पिछले वाली जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या बना रहे थे एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे जबकि रिएक्टेंट केवल सिंगल होगा, यानी कि एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक कोई रिएक्टेंट है वो अगर कम से कम 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या 2 से ज्यादा में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि एग्जाम्पल ले, मान लो आपने NaCl लिया है ना, एक्वस फॉर्म में लिया यानी कि जलीय विलयन लिया, इसमें आपने क्या फ्लो करवा दी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसमें धारा प्रवाह कर दिया, तो ये Na तो अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखो सिंगल प्रोडक्ट था और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको अलग अलग उत्पाद मिल रहे हैं, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 रिएक्शन कंप्लीट है, इनको पढ़ने में आपको कोई जोर नहीं आएगा। क्यों जोर नहीं आएगा दोस्तों, एक दूसरे की उल्टी ही तो है,
एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। कैसे? एक कंपोजिशन, एक डिकम्पोजिशन, एक में सिंगल बन रहा है, एक में सिंगल टूट रहा है, तो 2 रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। तीसरी की बात करें, तीसरी है अच्छा पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना दोस्तों, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी 3 टाइप? थर्मल, पहली कौन सी? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटो इलेक्ट्रिक। थर्मल का मतलब है कि तापीय, यानी कि अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान देना दोस्तों, डिकम्पोजिशन के ही पढ़ रहे हैं अपन 3 पार्ट। डिकम्पोजिशन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला कौन सा? थर्मल, यानी कि तापीय। इसमें क्या होगा कि आपको डिकम्पोज करने के लिए थर्मल यानी कि टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि विद्युत। इसमें आपको डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी कौन सी है? फोटोलाइटिक। इसमें आपको डिकम्पोज करने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ेगी? फोटोलाइटिक, यानी कि सनलाइट की आपको जरूरत पड़ेगी। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, दूसरी है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 टाइप की, थर्मल, फोटोलाइटिक और तीसरी कौन सी? इलेक्ट्रिक। 3 हो गई। अब हम बात करते हैं थर्मल वाली की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? थर्मल की, है ना। ये तो दूसरी आ गई, यहां लिख दो ना। ये थर्मल रिएक्शन है। अब थर्मल रिएक्शन में होता है क्या दोस्तों? किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऊष्मा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस है, और लेड ऑक्साइड से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपको अलग से मिल जाएगा, और लेड वेड जो भी है वो अलग से मिल जाएगा। अगर आप ये रिएक्शन आपको बड़ी अजीब सी लग रही है तो आपको मैं एक सिंपल सी रिएक्शन बता देता हूँ ना। जैसे कि मान लो H2O है। डिकम्पोजिशन में आपको पता है कि रिएक्टेंट केवल एक होता है, तो H2O जो है दोस्तों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी? H2 + O2 में। लेकिन यहां पे किसकी जरूरत है? ये जो ट्राइंगल का साइन होता है ना दोस्तों, ये ट्राइंगल का साइन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को, यानी कि ऊष्मा को। यानी कि जब आप वाटर को हीट दोगे, यानी कि उसको ऊष्मा दोगे, उसको जब आप गर्म करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होकर के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी रिएक्शन है दोस्तों, मतलब डिकम्पोजिशन का दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर मैं ऐसे कहूं सिंगल रिएक्टेंट को डबल या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बहुत ये ले लो, उसी वाटर को है ना, अगर आप क्या फ्लो करवाते हो? इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले बता दी वैसे ये रिएक्शन है ना, तो क्या मिलेगा दोस्तों? H2 + O2। फर्क केवल इतना सा है, यहाँ हीट की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ क्या दे रहे हैं अपन इसको? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है, या मैं कह दूं लिख के ले लो, पूछा जाएगा। पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन या फिर व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए क्या पूछा जाएगा बताता हूं मैं, 1 मिनट। इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी दोस्तों? इसमें जरूरत पड़ेगी आपको सनलाइट की। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? इसमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। कैसे होगा? जैसे कि AgCl है, मैं फिर से लिख देता हूं। अगर आप है ना इसको, अरे यार ये सनलाइट यहाँ भी लिखा हुआ है ना, एक ही बात है वो तो, चलो यहाँ कर लो, ये लो। AgCl जो है ना, इसको आप सनलाइट में रखते हो। किस में रखते हो?
तो Ag तो अलग हो जाएगा और इसमें से कौन सी गैस अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। यही रिएक्शन है दोस्तों जहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिख के ले लो मेरे से, और अब भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का यूज कहां करते हैं दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। यानी कि हिंदी में कई बार ये शब्द मिल जाता है हिंदी मीडियम वालों को, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। दोस्तों जो पहले के ज़माने में रील वाले कैमरे हुआ करते थे, जिसमें रील लगती थी, कुछ लोगों ने देखा होगा आप में से, जो रील वाले कैमरे होते थे, उन रील वाले कैमरे में उस रील से इमेज बनाने के लिए यानी कि फोटो बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, नाम क्या है, फोटोलाइटिक रिएक्शन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चले आगे। अच्छा, इसकी जगह आपको ये भी दे सकता है, कई बार ये रिएक्शन आ जाती है दोस्तों AgBr वाली, है ना, AgCl की जगह कई बार AgBr लिखा हुआ आ जाएगा तो भी सेम रिएक्शन होगी दोस्तों। AgBr है तो ये 2 Ag बना देगा और Br2 बना देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो इस प्रकार से, यहाँ इसको भी इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दोस्तों वो विक्रिया है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है उसकी बात करता हूं। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या भला है, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं रिएक्टिविटी सीरीज की ओर। ठीक है दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, इसको सक्रियता श्रेणी। अब ये सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, वैसे मैंने शायद इसकी अलग से डेफिनेशन बना के लिख भी रखा होगा, ये रही, हाँ इसके बाद में ही है। ये दोस्तों एक मेटल्स का या एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेफिनेशन की बात करें तो आप कुछ ये कह सकते हो मित्रों, समझ रहे हो मेरी बात को मित्रों, भाइयों बहनों, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं। आज क्या है दोस्तों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि सक्रियता श्रेणी। अब ये क्या होती है प्यारे भाइयों बहनों, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑफ एलिमेंट्स या फिर क्या बोल सकते हो, मेटल्स is called रिएक्टिविटी ऑर्डर, RO यानी कि सक्रियता श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ बाबू नहीं आ रहा, चले आगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स या फिर मेटल्स इज कॉल्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्डर है मेटल्स का या फिर एलिमेंट्स का जिसमें इनको रिएक्टिविटी की बेस पे सेट किया गया है। सबसे ऊपर उन मेटल्स को रखा गया है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे नीचे उनको रखा गया है जो उससे कम रिएक्टिव है, फिर कम रिएक्टिव है, फिर कम रिएक्टिव है, फिर कम रिएक्टिव है, और लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है। इनका ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है करीना, मैं पहले लिख देता हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आ गया यहाँ तक। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वैसे मैंने इसको आगे शायद लिख रखा है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और ट्रिक आप देख सकते हो, जैसे आपको लगे वैसे बना सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा,
Instead, try learning how copper saves gold. I repeat, please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. आप सिंबॉलिक फॉर्म में इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हो। प्लीज यानी कि पोटेशियम, सिंबल होता है के, सिंबल होता है इसका के। सोडियम Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कोई ना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कार्बन की ना, लिख लो फिर भी। जिंक, Fe आयरन, टिन Pb, टिन Sn होता है, ठीक है, Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड का सिंबल दोस्तों Au होता है, ध्यान रखना। इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर की ओर रखी गई है और जो कम रिएक्टिव है दोस्तों उनको सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि ये काम कैसे करती है, इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो भी मेटल या जो भी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि उसको हटाने की औकात रखता है उसके कंपाउंड से, ठीक है। जैसे कि आप एक बेंच पे 3 लोग बैठ रहे हो, अगर एक चौथा बंदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आप तीनों में से जो कम पावरफुल होगा उसको वह वहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एक बंदी, सॉरी वो एग्जांपल नहीं दूंगा ना, आप समझ रहे हो ना, कि ज़्यादा पावरफुल उसको लपेट के ले जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, ये होती क्या है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। मैं यही बता दूं कि आपको एग्जाम्पल यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी, चलो करते हैं एडजस्ट ना, इसी में यही कर लेते हैं। दिख रहा है सबको? नहीं, मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे यार, मैं नेक्स्ट में करता हूँ। चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा AgNO3, मैंने क्या लिखा दोस्तों, KNO3 प्लस Ag। अब बताओ क्या बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो सिंगल है ना, सिंगल वाला, वो हटाएगा दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से। ये पूरा कंपाउंड है, तो Ag को हटा सकता है या नहीं ये बाद की बात है। जनरली आप गलती क्या करते हो पहले मैं वो बताता हूँ ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए आपके एग्जाम में। ये रिएक्शन या तो ऐसे आ सकती है, भाई रिएक्शन को आप कंप्लीट करो, या फिर रिएक्शन ऐसे आ जाए, मान लो AgNO3 प्लस K, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, या तो Ag को K की जगह रखा और क्या बना दिया आपने, AgNO3 प्लस K, या आपने क्या किया, K को डिस्प्लेस किया Ag को और क्या बन गया आपके पास, KNO3 प्लस में Ag। अरे तो बाबू इनमें से सही कौन सी है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कभी तू कभी मैं, कभी तू कभी मैं, मतलब कभी के को हटा दे Ag, कभी के हटा दे Ag को, कभी तू राजा कभी मैं रंक, कभी मैं राजा कभी तू रंक, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या होगा, अब आपको ये पहचानना है कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, Ag या फिर K। तो Ag या फिर K में से ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें दोस्तों, देखो K सबसे ऊपर आ रहा है, टॉप मोस्ट है K, तो K ज़्यादा रिएक्टिव है और Ag बहुत कम रिएक्टिव है। तो यानी कि ये जो K है इस Ag को इजीली डिस्प्लेस करने की हैसियत रखता है, औकात रखता है। तो ये जो K है ना, इस Ag को आसानी से हटा सकता है, लेकिन कभी भी Ag K को नहीं हटा सकता, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही और बात करें एग्जाम्पल की, मान लो आपके पास आ गया, दिख रहा सबको, मान लो आपके पास आ गया Zn प्लस FeSO4, या फिर मान लो आपके पास आ गया Fe प्लस ZnSO4। अब इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है?
क्या ZnFe को हटा पाएगा या फिर FeZn को हटा पाएगा? तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर वो आपको लर्न है तो आप इजीली ये समझ पाओगे कौन एबल है किसको हटाने में। तो आपको अगर वो टेबल याद है तो आपने ये देखा होगा कि जिंक ऊपर आता है और आयरन उसके बाद में आता है, जस्ट बाद में आता है। तो जिंक ज़्यादा कैपेबल है Fe को हटाने में, जबकि Fe जिंक को हटाने में कैपेबल नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नो प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Zn। अब दोस्तों इन ऐसी रिएक्शंस के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे पूछते हैं, उसका एक अलग से वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है। अभी केवल ये समझो कि रिएक्शन कैसे होती है। वो ऐसे लिख सकता है कि व्हेन some zinc granules are added in ferrous sulfate solution then the color of solution is changed, why, give reason। तो आपको उसका आंसर बताना है। या सिंपल ऐसे कहो कि FeSO4 के विलयन में जब जिंक के कुछ कण डाले जाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो अलग वीडियो बनाएंगे उसका, है ना। दूसरी रिएक्शन है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ना, क्या होता है दोस्तों इसमें, अरे यार, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आयंस एक्सचेंज होंगे दोस्तों बिटवीन टू कंपाउंड्स। क्या एक्सचेंज होंगे, आयंस। दोस्तों ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का ही थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म है। कैसे है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस यानी कि हटाता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हटाएगा तो यहाँ पर भी, लेकिन जो हट रहा है ना वो पहले वाले की प्लेस पर पहुंच जाएगा, यानी कि पहले वाली जगह पर पहुंच जाएगा। तो ये ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो AB प्लस CD क्या बना रहा है आपके पास, AC प्लस BD बना रहा है। अब ये कैसे बना, इस C ने क्या किया, इस B को डिस्प्लेस किया। C ने किसको डिस्प्लेस किया दोस्तों, C ने डिस्प्लेस किया B को, और B कहाँ पहुंच गया, C की जगह। तो BD बन गया, और क्या बन गया यहाँ पर आपको, AC बन गया। ये रिएक्शन जो है ना दोस्तों, इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं आगे, यही वाला। हाँ, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको किस में मिलेंगे देखने को, प्रिसिपिटेट रिएक्शन में, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया में। इसका एग्जाम्पल ये रहा, AgCl प्लस KNO3 या फिर AgNO3 प्लस NaCl। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ना AgCl प्लस KNO3। अब ये K पहुंच जाएगा Ag की जगह, A पहुंच जाएगा K, Ag पहुंच जाएगा K की जगह ना, तो क्या बना देगा KCl प्लस AgNO3। इसमें ये जो AgNO3 है ना, इसका क्या बनता है, प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाना आपको। क्वेश्चंस की बात बाद में करेंगे, अभी ओनली अपन थ्योरेटिकल पार्ट को मोस्टली कवर कर रहे हैं। आगे आपके पास दोस्तों प्रिसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। उसी का दूसरा रूप किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि द्विविस्थापन का। The reaction in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of two salt is called precipitate। यानी कि जब दो सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट कोई ना कोई प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब आपको प्रोडक्ट किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है तो ये जो अवक्षेप या प्रेसिपिटेट है ये नीचे की तरफ इकट्ठा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, हिंदी वाले वह अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के जलीय विलयन से के मिलने से क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, AgNO3 प्लस KCl प्लस में क्या ले रखा है इसने, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस में NaCl, और क्या बना रहा है, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे जो AgCl है ना, इसका क्या बन रहा है आपके पास, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों इस रिएक्शन को आप और कहाँ पढ़ोगे, इस रिएक्शन को आप पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस।
ठीक है, वहाँ भी क्या होगा, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस टू फॉर्म, या फिर क्या बोल सकते हैं, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें और क्या बनाए, लवण और जल बना दे, उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन इसमें कंडीशन होती है दोस्तों। कंडीशन क्या होती है कि हर बार न्यूट्रल चीज नहीं बनती है। कहते हैं कि न्यूट्रल बन रही है, आपने पीएच पढ़ा होगा कि पीएच 7 होता है तब वो चीज़ न्यूट्रल होती है। मैं जैसे एग्जांपल लूँ, AgCl, अरे सॉरी, NaCl प्लस NaOH ले लिया। अरे यार मैं सॉल्ट ही ले रहा हूँ उधर भी। मान लो आपने HCl प्लस NaOH, ये एक एसिड होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na के साथ Cl क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा NaCl, और H और OH क्या बना देगा, वाटर। कंडीशन ये है कि इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट पॉसिबल इन एवरी रिएक्शन दैट द pH वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज 7 और द प्रोडक्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज व्हेन an acidic the pH value of an acid and the pH value of an base is equal. If we react a more strong acid react with more strong base, then the product form is really neutralized. But when a less reactive or less strong acid is react with more strong base, then the pH value of product is not always 7. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से क्रिया करवा देंगे तो सॉल्ट और वाटर तो बन जाएगा, लेकिन उसकी pH वैल्यू 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि pH वैल्यू 7 या फिर इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज रखने के लिए इन दोनों की pH वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो सिमिलर कैसे हो जाएगी दोस्तों? अभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कोई वीक एसिड ले लिया, वो कहानी अलग से, मैंने सब कुछ मैटर तैयार कर रखा कैसे पढ़ाना आपको, है ना। आप केवल साथ बने रहिए। अब बात करें, ये तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक मिनट, नाक बहना चालू हो गया दोस्तों। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी। लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन चालू होता है दोस्तों। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर डाउट रहता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडॉक्स है, कौन सी रिडक्शन है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्या ऑक्सीडाइज, अरे भाटा होते हैं, कुछ नहीं होते। चलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। एड ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल लिखो, एड ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीडेशन में O आ रहा है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। अब जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो अगेंस्ट वाला पार्टिकल यानी कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हो, और लिख रखा है या तो ऑक्सीजन कहीं आकर के जुड़ जाए किसी रिएक्शन में, या किसी में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल मैंने नहीं लिख रखा, चलो मैं मन से बनाता हूँ कुछ एग्जाम्पल, है ना। जैसे कि मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, सोडियम है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है दोस्तों? ये बना रहा है Na2। जितनी भी मेटल्स है वो सारी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटलिक ऑक्साइड बनाती है। और ये जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, बता दूं आपको, ये सारे नेचर में कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज बेस वाली शो करते हैं, क्षार वाली। आगे पढ़ेंगे और भी, जब एसिड बेस पढ़ेंगे अपन अच्छे से। अच्छा, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ क्या है?
X, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये जो Al2O3 होता है दोस्तों, ये बेसिक तो होता ही है, ये थोड़ा बहुत एसिडिक भी होता है। तो ये क्या है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इंग्लिश में नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उभयधर्मी को क्या बोलते हैं, चलो जब याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको ना, अभी मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ गया साला वो निकल के। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कभी कभी क्या होता है ना, आजकल बादाम खाना कम कर दिया है तो दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये होते हैं, बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप केवल इतना पढ़ो कि सोडियम से कौन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। तो देखो सोडियम यहां पे अकेला था, प्रोडक्ट में क्या देखा आपने, सोडियम के साथ कौन अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई मेरे बाबू। चले आगे, दूसरी है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है दूसरी, ये रिडॉक्स पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में यार, अरे यार वो तो आएगा, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी कौन सी है दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन को हिंदी वाले क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें दोस्तों, पिछले में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अच्छा उसमें एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ना, आपको बताता हूं। जैसे ऑक्सीजन ऐड हो गया, मान लो कोई सोडियम हाइड्राइड है 2NaH मान लो, और अगर रिएक्शन करके Na से कौन अलग हो रहा है, H2। देखो इस रिएक्शन में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन देखो सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको, इसमें से देखो यहाँ केवल सोडियम अकेला है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो वही तो डेफिनेशन थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगली जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन, उसका अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन था, वैसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैं बात करूं, अगर अगर मान लो सोडियम है, सोडियम से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। देखो यहाँ पर सोडियम अकेला है, आफ्टर रिएक्शन देखोगे ना तो सोडियम के साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होगी दोस्तों रिडक्शन, क्योंकि डेफिनेशन ही तो यही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर मान लो आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और इसकी आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, या ZNO ले लो, सिंपल है ना, ZNO लिया, इसको आपने हीट कर दिया तो जिंक अलग हो गया और क्या अलग हो गया, ऑक्सीजन। तो दोस्तों ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड बोलेंगे इसको, जिंक ऑक्साइड में से कौन बाहर हट रहा है, ऑक्सीजन। तो कहीं पर या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी कि कहीं पर या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। दोनों ही प्रकार अगर कहीं पर हो रहे हैं या दोनों में से कोई एक भी हो रहा है, वैसे एक ही होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। नो डाउट यहाँ तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं चैप्टर के, थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ। आगे चलते हैं दोस्तों, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले भी इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया ही बोलेंगे। बाबू कोई भी प्रकार को डाउट होवे तो पूछ लीजो। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिमिलर रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन भी हो रहा है और अपचयन भी उसी अभिक्रिया में हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको अपन बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ले, CuO+H2 बना रहा है, Cu+H2O। गौर से देखिए, दिल दिमाग से देखिए, आपके हृदय की तरंगों को, किरणों को बिल्कुल फोकस करिए इस रिएक्शन के ऊपर।
क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड है। अगर मैं कॉपर को गौर करूं और बाद में कॉपर को देखूं प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो देखो कॉपर को छोड़ करके चली गई, बेचारे को अकेला पड़ गए, ये दिल टूट गया, इसका तहस नहस हो गया। किसका? कॉपर का। तो छोड़ गई मुझे अकेला, फिर भी क्या गम है, पहले हम थे और अब मैं हूं। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को कौन छोड़ के चली गई? ऑक्सीजन चली गई, कॉपर अकेला पड़ गया। जहां कहीं पर भी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हो दोस्तों? रिडक्शन बोलते हो, यानी कि अपचयन बोलते हो। ठीक है, यानी कि यहां पर कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कॉपर इज टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, यानी कि इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन की बात करें तो गौर से देखो, हाइड्रोजन बेचारा यहां पर अकेला है। हाइड्रोजन को गौर से यहां देखो तो हाइड्रोजन के साथ में कौन अटैच हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन अटैच हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में दोस्तों रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन तो किसका हो रहा है? रिडक्शन तो हो रखा है दोस्तों कॉपर का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। ऐसे लिख लो, सिंपल हाइड्रोजन है ना, चल जा। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों ही चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को दोस्तों अपन क्या बोल देंगे? इस कंप्लीट रिएक्शन को अपन बोल देंगे कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे ख्याल से दोस्तों यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो बाबू आंखें खोलकर तहे दिल से, दिलो दिमाग से पूछिए, कोई डाउट नहीं है। हर चीज का रिप्लाई किया जाएगा, हर चीज को समझाया जाएगा। 2-3 रिएक्शन और बची है, वैसे इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक, जिसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्माशोषी, इसमें क्या होता है दोस्तों? हीट की जरूरत पड़ती है इसमें ना, हीट इसमें क्या होती है? मतलब कि हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, इन एग्जांपलों की बात बाद में करते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मुट्ठी में नमक ले लो, या नमक मतलब आप चीनी ले लो, और दूसरी मुट्ठी में आप क्या ले लो? आप ले लो दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ एक्सेल वाला ले लो, कुछ भी ले लो। दोनों को पानी के अंदर डालो। कुछ टाइम बाद में आपको क्या फील होगा दोस्तों? आपको फील होगा कि जिस मुट्ठी में आपके पास नमक है, उस मुट्ठी में आपको ठंडक का अनुभव हो रहा है। यू फील कोल्ड। ठीक है, और इस मुट्ठी में आप क्या फील करोगे? आप फील करोगे दोस्तों कि इस मुट्ठी में आपको गर्माहट का अनुभव हो रहा है, गर्मी लग रही है थोड़ी सी। तो जिसमें सर्फ एक्सेल थी उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, अंदर खींची गई जिसमें ऊष्मा, वो कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व या प्रोड्यूस्ड, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप किससे कराओगे? जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ZnO बनेगा और CO2 बनेगा। इसी रिएक्शन को दोस्तों आप वापस पढ़ोगे, पता है कहां पर? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। इसको तो नहीं पढ़ोगे, इसको जरूर पढ़ोगे। कब? जब आप क्या पढ़ोगे? भर्जन और निस्तापन, मतलब कि मेटल्स और मेटल्स को प्योर मेटल प्राप्त करने के जो मेथड्स हैं, वहां पर आप क्या पढ़ोगे? ये रिएक्शन। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, हीट दोगे, गर्म करोगे, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और क्या बन जाएगी आपके पास? CO2। ऐसे ही जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगी? CO2, साथ में कौन प्रोड्यूस हो जाएगी दोस्तों? हीट। चलें आगे। अच्छा, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक कार्बोनेट से क्या हो रहा है? इसमें तो नहीं कह सकते अपन। चलो आगे, अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षारण।
क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्षारण या फिर कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या होता है, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स deteriorate gradually by the reaction of oxygen and water and forming an oxide लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रोसेस इसमें मेटल्स क्या करती है, खराब हो जाती है। किसके ऊपर, जब मेटल्स के ऊपर उनके ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है तब मेटल्स क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। ड्यू टू कोरोजन प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ए अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस मिल जाएगा जो आपके काम का नहीं होगा। इन दिस केस द आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर आयरन के ऊपर क्या हो रही है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगना कहते हैं उसको। When a piece of iron is left out in moist air, it is slowly changed into a undesirable substance या फिर brown substance called rust। रस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना दोस्तों, Fe2O3.2H2O, यानी कि Fe2O3.NH2O, ऐसे कह सकते हैं उसको। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है मित्रों कि क्या आयरन पर रस्टिंग के लिए एयर ज़रूरी है या फिर मॉइस्चर यानी कि नमी ज़रूरी है या फिर दोनों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आयरन मोस्ट एयर यानी कि नमी वाली हवा के संपर्क में नहीं आएगा, यानी कि पानी और हवा दोनों के संपर्क में नहीं आएगा, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही आप ना रस्टिंग ऑफ आयरन की जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ सकते हो। आयरन ऑक्साइड है, वाटर मिला, अबे यहाँ ऐसे बनेगा Fe2O3 प्लस NH2O, क्या बना, Fe2O3.NH2O। वैसे ये बनता है कि Fe जो होता है उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा पहले, मैं सही से बता देता हूँ ना। पहले आयरन हुआ, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, क्या बना, Fe2O3 बना, और ये जो Fe2O3 है इसकी रिएक्शन NH2O से हुई, कुछ मॉलिक्यूल वाटर के मिले, H2O, तो क्या बना, Fe2O3.NH2O। और यही क्या है दोस्तों, यही रस्ट का फॉर्मूला है, यानी कि जंग का सूत्र है। चलें आगे। अगला है दोस्तों क्या, रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, विकृत। ये सब थ्योरेटिकल चीजें आ गई है ना, विकृत गंधिता। दोस्तों जब भी कोई ऐसे खाने की चीजें जो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएं और ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी मोस्ट यानी कि नमी के संपर्क में भी आ जाएं, तो उनका टेस्ट और उनकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि विकृत गंधिता बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, आप एक दिन सुबह से शाम तक या 2 दिन सुबह से शाम तक चिप्स के पैकेट को खुला रख दो और उसमें से फिर चिप्स को टेस्ट करो, आपको अजीब सा टेस्ट फील होगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, उसकी क्या हो गई, रेंसिडिटी हो गई, यानी कि वो खाने का जो पार्ट है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है। द टर्म रेंसिडिटी मीन ए कंडीशन इन विच द फूड हैज बिकम अनडिजायरेबल। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑयल्स। ये किस में होता है जनरली, जिसमें ऑक्सीजन और साथ में कौन हो, ऑयल हो। इट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ऑक्सीजन डैमेज्ड इन फूड व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद द ऑयल एंड फूड। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड इज disturbed resulting in a change in order and taste and it is not recommended for consumption, यानी कि वो फिर खाने के लिए रिकमेंडेड नहीं हो सकता। हिंदी में मैंने उसकी लिख रखी है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, चिप्स के पैकेट, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि चिप्स के पैकेट को या चिप्स को सेफ रखने के लिए उसके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है टू सेफ फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो दोस्तों ये था अपना आज का चैप्टर नंबर 1, नाम था
केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। थ्योरेटिकल पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस बेस पर क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी बात हम करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा साथ आपको देना पड़ेगा हमारा। कैसे मित्रों, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपके दोस्तों को शेयर भी करना पड़ेगा, चैनल को भी और वीडियो को भी। जब तक दोस्तों आप शेयर नहीं करोगे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। मित्रों, हमारा मोटिवेशन आप हो। आपके मोटिवेशन कौन है वो आप जानो, लेकिन हमारे मोटिवेशन आप हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चलाई जा रही है दोस्तों। थोड़ा मेरे को समय कम मिल पाता है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए केवल संडे को मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता है। रेस्पॉन्सिबल वाली जॉब है वो भी, इसलिए मैं वहाँ भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ कि पूरा टाइम आपको यहाँ दे दूँ। फिर भी दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूँ, जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा मैटर तैयार करता हूँ। अच्छा मैटर तैयार करने के बाद में आपके पास पेश कर दिया जाता है उसी मैटर को, ताकि एग्ज़ाम में आपका भला हो सके, आपके अच्छे मार्क्स आ सके, आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कोचिंग वाला सिस्टम है, ऑफलाइन कोचिंग वाला सिस्टम है, मैं चाहता हूँ सब कुछ बंद हो जाए, आपको ऑनलाइन ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाऊँ कि आप बहुत कुछ आगे बढ़ो। दोस्तों 10th ही नहीं, मैं जल्दी ही आने वाले समय में 11th 12th के वीडियो भी ला रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ कि है ना, आपको ऐसा मैटर कराऊंगा तैयार कि आप कोचिंग जाना भूल जाओगे। अगर आपको सच में पढ़ना है ना, तो आप घर बैठ के पढ़ पाओगे आराम से अच्छे से। ये मेरी जिम्मेदारी है, देखना आने वाले टाइम में आप हमारे को। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।